कहीं पे भी आपने अगर नॉमिनी डाला है, वो नॉमिनी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। हमने देखा है लोगों को पैसा लगाया 60-60 लाख रुपए साफ एक दिन में, एक मार्केट डिप में। पैनल्स का बहुत चला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो वाला सेक्टर अभी बूम करे। 15 साल के टेन्योर में देखो ना, आपको 15% का रिटर्न कहीं नहीं। क्या आपका रिटर्न जो एफडी से आएगा वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा? आपको पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपना पैसा पार्क करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए अपने घर तक गिरवी रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं 21 दिन में पैसे डबल कर देती हूँ। लक्ष्मी चिट फंड है। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज जो हम पॉडकास्ट लेकर आए हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण होता है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करें। उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है पैसे की। दुनिया में हर तरीके के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से संजो के रख पाते हैं या फिर उस पैसे को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज नहीं होती है। हमारे बीच में फाइनेंशियल प्लानर हैं जिनका नाम है ज्योतिका। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। हेलो ज्योतिका। हेलो राहुल, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं आप पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम ज्योतिका है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास म्यूचुअल फ़ंड के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आई एम वर्किंग राइट नाउ एज अ फाइनेंशियल प्लानर और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। बट जब मैं लोगों को जाके बोलती हूँ ना कि आई वर्क एज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं 21 दिन में पैसे डबल कर देती हूँ। लक्ष्मी चिट फंड है। हाँ जी। तो वो कहते हैं अच्छा आप फाइनेंशियल प्लानर हो, मेरे पास इतना पैसा है, बताओ कहाँ लगाऊं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि शायद लोगों को आज क्विक मनी की बहुत आदत पड़ गई है ना। थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और स्टार्ट करते हैं, फिर मेन एजेंडा भी बात करते हैं, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट करते हैं ज्योतिका जी की फाइनेंशियल प्लानिंग। नॉर्मली लोग ट्रैवल प्लानिंग बहुत करते हैं, ठीक है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग आज भी बहुत सारे लोगों से एक अछूत वर्ड है। लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो मेरा सवाल पहला यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? अभी आपने बोला मुझे लोग ट्रैवल प्लानिंग करते हैं और बाकी और भी तरह की प्लानिंग्स होती हैं। अब इन सब को प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो यही होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि हमारे जो भी हमारी इनकम आ रही है उसमें से हमारे क्या एक्सपेंसेस जाएंगे, क्या हमारा रिस्क कवर हो रहा है, और क्या हमारे गोल्स हैं। जो अभी आप प्लानिंग, ट्रैवल प्लानिंग, ये सारे हमारे गोल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे अगर हम रेंट पे रह रहे तो हमारे हाउस रेंट क्या जा रहा है, या बाकी जो भी हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस होते हैं। रिस्क की बात करें अगर हम, तो रिस्क बहुत तरह के हैं हमारी लाइफ में। जैसे हमारे हेल्थ पे रिस्क होता है, कुछ भी इवेंट हो सकता है, एक्सीडेंटल इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे एक्सपेंसेस, हमारे रिस्क एंड हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए जो कलेक्टिवली प्लान बोलते हैं, वो हमें बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। अब बात होगी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। लोगों तक ये बात अच्छी तरीके से समझ भी आ गई है लोगों को, लेकिन इसमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। आई गेस जहाँ तक मैंने सुना है कितने तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और किस किस जगह पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, उसके बारे में अगर थोड़ा आप दर्शकों को बताएं। हम प्रोडक्ट्स पे करेंगे, पर उससे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमें सबसे पहले हमारा एक इमरजेंसी फंड जो है बना के रखना है। दूसरा, हमें अपने रिस्क जो है वो कवर करने हैं। इन्वेस्टमेंट तो आप तब करोगे ना जब आपके रिस्क और आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट होगा। लेट्स अज्यूम कोई भी मेरे को इमरजेंसी आ गई, लेट्स से मैं हॉस्पिटलाइज अगर हो जाती हूँ, तो मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा कहाँ चले जाएगा? उस रिस्क को कवर करने में। नॉर्मली लोग नहीं असेस करते हैं। तो जो इमरजेंसी फंड है, व्हाट वी टेक इट एज, जो भी हमारे 6 महीने के एक्सपेंसेस हैं उसको हम सेव करके उसे एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें। लाइक मैं ये नहीं बोलती आप किसी रिस्क इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करो, आप किसी एफडी में या कोई बहुत ही लो रिस्क पे आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दो। गॉड फॉरबिड, कल को आपका अगर जॉब ना रहे, कुछ भी ऐसा हो जाता, आपकी इनकम ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस फंड में से अपने एक्सपेंसेस को फॉर द टाइम बिंग कवर कर सकते हो। 6 महीने काफ़ी होते हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि जो हमारा रिस्क है, अब रिस्क हमारी जो सबसे मेजर होता है, एक तो हेल्थ
और हमारा एक्सीडेंट, ठीक है। हेल्थ के लिए हमें ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेना, जो कि नॉर्मली कहते हैं कि अरे साल के जो भी 4-5,000 या जो भी एक उनका एज के हिसाब से जो भी हमारा प्रीमियम है वो कौन पे करेगा, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। लोग ये नहीं सोचते अगर वो एक बार भी हॉस्पिटलाइज हुए तो क्या होगा, उनके 4 से 5 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है ना। अब वो कहाँ से जाएगा 4 से 5 लाख रुपए, उनकी इन्वेस्टमेंट में से ही आएगा। या फिर बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए अपने घर तक गिरवी रखते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है जब आप इनिशियल एज पे होते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और आपके जैसे जैसे डिजीज़ या कुछ भी आते हैं तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम महंगा होता जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इतनी सस्ती है ना, लोग आपको किसी किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ फ्री में देते हैं, तो वो आपको करानी ज़रूरी है कि कल को आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपका वो कवर हो जाएगा। एक चीज़ जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस का बेसिकली लोग एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जबकि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ रिस्क कवर करने के लिए है, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, अरे मैं इतने का इंश्योरेंस कराऊंगा, इतना प्रीमियम जाऊंगा, प्रीमियम तो वेस्ट जाएगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आएगा। बट आप ये बात समझो, आपके पीछे आपकी एक डिपेंडेंट फैमिली है। लेट्स से अगर मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की। बट अगर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है या मेरा स्पाउस है, मेरे बच्चे हैं, अगर मैं कुछ भी हो जाता है, मैं डिजीज़ हो जाती हूँ या डेथ हो जाती है, तो उनके लिए उनकी आगे फाइनेंस, देखो इमोशनल लॉस का तो कोई रिकवरी है ही नहीं, है ना। बट जो उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो सारे उनके पूरे लाइफ टाइम के लिए कवर हो, उतना इंश्योरेंस कवर लेना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली आपको पहले तो आपका कंटिजेंसी फंड जो कि इमरजेंसी फंड है वो क्रिएट करना है, और उसको हाथ नहीं लगाना। फिर आपको ये नहीं आपका कोई गोल आ रहा है, आपको कहीं ट्रैवल करना, आपने निकाल लिया, होता है ना कि नहीं भाई वहाँ पैसा पड़ा चलो चलते हैं, आपको वो एज इट इज़ ही रखना है। दूसरा आपको आपके रिस्क कवर करने हैं। तो ये तो चीज़ें थी। हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, पहले हमें अपना एक सेविंग पार्ट निकालना है कि मैं लेट्स से 50,000 है तो मैं अपना 10,000 रुपये निकाल सकती हूँ बिना बॉदर हुए कि मैं 40,000 में अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं 40,000 में आराम से कर सकती हूँ, तो मैं 10,000 निकाल दूँगी, जिसको जैसा फिजिबल हो, ठीक है। अब इस 10,000 को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है मेरी नीड पे, मेरी विलिंगनेस पे, और मैं कहाँ पे चाहती हूँ। मतलब क्या होता है, अब इन्वेस्टमेंट की भी जब हम बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क एपेटाइट है या नहीं है, मतलब वो रिस्क ले सकता है नहीं ले सकता, उसकी विलिंगनेस है नहीं, वो चाहता है या नहीं चाहता रिस्क लेना, या उसको नीड है नहीं है। पहले अगर हम बात करें कि रिस्क एपेटाइट की, जैसे मैंने बोला 50,000 की मेरी सैलरी है अगर, तो मैं 1 लाख का तो रिस्क नहीं ले सकती ना। 1 लाख का रिस्क हुआ अगर मेरा, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा एपेटाइट, मेरी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि अगर कल को मुझे थोड़ा बहुत लॉस होता है तो मैं उसे बेयर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग आती है विलिंगनेस। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा अंधा है, बट भाई नहीं इन्वेस्ट करना, उनका पैसा लॉकर में पड़े पड़े सड़ रहा होता है, ठीक है ना, पर इन्वेस्ट नहीं करना। तो आपकी क्लाइंट की विलिंगनेस है या नहीं है, वो दूसरी चीज़ है। उसके बाद आपको नीड है या नहीं है। अब नीड वाला जो एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है कि लेट्स से जैसे हमें मेरा कोई भी गोल है, जैसे गोल्स हमारे क्या होते हैं, मेरे को अपने बच्चे की एजुकेशन करनी है आज से 10 साल बाद, और मुझे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये एक मेरा फाइनेंशियल गोल हो गया। मुझे शादी करनी है 3 साल बाद, तो मेरा एक फाइनेंशियल गोल। इवन मुझे गाड़ी लेने, किसी भी चीज़ में जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है कि इतने टाइम बाद मुझे करना है, वो मेरा एक फाइनेंशियल गोल हो गया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, ये हमारी 3 चीज़ें हो गई कि रिस्क आपका कैसे होता है डिवाइड, आपकी कैपेसिटी है नहीं है, आपकी विलिंगनेस है या नहीं, आपकी नीड है नहीं है। आपके पेरेंट्स किस चीज़ में इन्वेस्ट करते थे आज से 20 साल पहले? कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट था जो इन्वेस्ट करते थे? एक तो एफडी में करते थे, जो सबसे ज़्यादा 20 साल पहले क्या, मेरे को लगता है आज भी वही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वो गोल्ड और उसमें लैंड में इन्वेस्ट करते। एग्जैक्टली। तो हमारा एफडीज हो गया, हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स होगी, हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होगी। तो हम इन सबको बोलते हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बट एक बात देखो, जब आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करा होगा ना, तब उन्हें 12% का रिटर्न मिल रहा था और इन्फ्लेशन नहीं था इतना, तो उनकी नीड और उनका जो रिटर्न आ रहा था, नीड कम थी, रिटर्न ज़्यादा आ रहा था, तो वो अपनी जगह पे सही थे। बट आज के हम जब
टाइम पे बात करते हैं, और पहले के टाइम पे क्या होता था, बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं था, ठीक है, तो बैंक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि उनके पास पैसा आए, वो हाई इंटरेस्ट देता था, ठीक है ना। बट अब क्या है, बैंक के पास इतना पैसा है, उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपना पैसा पार्क करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो बैंक के पास बहुत है, तो क्यों देगा इंटरेस्ट, है ना। बट आप आज ये बात समझो, इन्फ्लेशन ही 7-8% चल रहा है। ये मैं सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ। अगर एजुकेशन की बात करूँ, वो 17-18% है। तो क्या आपका रिटर्न जो एफडी से आएगा वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा? तो एफडी और पोस्ट ऑफिस की तो बात हो गई। अब इसके अलावा आजकल जो बहुत ट्रेंड में है वो है म्यूचुअल फंड्स। बात करते हैं अगर म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स जैसे मैंने बताया, लोग पूछते हैं कि इतना पैसा लगाना है, कितने दिन में डबल हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मली है, अरे मेरा पैसा इतने दिन में डबल कर दो, नहीं होता। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म चीज़ है ही नहीं। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड के 2 कैटेगरीज है बेसिकली, एक इक्विटी जो कि शेयर मार्केट होता है, और दूसरा डेट मार्केट। इक्विटी के बारे में तो हम मोस्टली जानते हैं, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको जैसे आपकी शेयर की वैल्यू अप डाउन होती है, उसी के ऊपर उसकी जो नेट एसेट वैल्यू NAV है, जो प्राइस है म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो अप डाउन होता है। अब डेट का क्या है, डेट एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। डेट में क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, और इसी तरह से और इंस्ट्रूमेंट्स है उसके। डेट में आपके रिटर्न्स थोड़े से कम होते हैं, पर आपके एफडी से ज़्यादा होते हैं। डेट में अप्रॉक्सीमेटली आपको 10% के आसपास रिटर्न मिल जाता है, वो भी डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब डेट बेसिकली क्या है, जैसे इक्विटी में तो क्या होता है कि एक कंपनी बोलती है, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और मैं आपको अपने प्रॉफिट का एक शेयर दे दूंगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आप उसको बेयर करोगे। पर डेट में क्या होता है, कंपनी कॉल आउट करती है कि आप मुझे पैसा दो, मैं उसे एज अ लोन लूँगी और फिर मैं आप उसको इंटरेस्ट दूंगी। तो आपका वो एज अ EMI चलता है। जैसे जैसे आप एक लोन की EMI देते हो, तो वैसे वैसे आपका पैसा भी वापस आता जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो एक बहुत अच्छा है, रिस्क फ्री नहीं है, बट कंपैरेटिवली इक्विटी के, जिसको नहीं जाना इक्विटी में रिस्क, उसमें वो डेट को प्रेफर कर सकता है। बहुत अच्छी डेट की स्कीम्स है। हम लोग नॉर्मली अपना पैसा कहाँ रखते हैं, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आता है, 4%, ठीक है, 4% आता है। डेट का ही एक स्कीम है, लिक्विड फंड्स बोलते हैं जिसको, जिसमें से 6% का मैं रिटर्न बोलती हूँ कि आता है अगर आप उसमें पैसा रखते हो तो। और उसमें कुछ नहीं है, आपको पैसा चाहिए, आप एक क्लिक करो, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो व्हाट आई डू, या मैं लोगों को जो प्रेफर करती हूँ कि अगर आपकी सैलरी आती है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सैलरी को लिक्विड फंड में डाल दो, और क्या होगा, जब आपको चाहिए आप उसमें से पैसे निकालते हो, आप वो उस पर रिटर्न भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो और आपको इंस्टेंटली आपको पैसे मिल जाएगा। तो यही बोलते हैं, पैसे से ऐसे पैसा कमाया जाता है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा हो। तो अब करते क्या है कि म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में भी जो बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा चलती हैं, वो होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। लार्ज कैप वो वाली कंपनीज़ हैं जो बहुत सारी इस्टेब्लिश कंपनीज है, जैसे अपनी अभी अंबानी जी जो शादी कर रहे हैं तो वो आप ही लोगों के पैसे से कर रहे हैं, है ना। तो लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है, इनके रिटर्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, स्टेबल रहते हैं। तो लेट्स से अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है फॉर द टेन्योर ऑफ 3 साल, तो वो लार्ज कैप किसी भी फंड के लार्ज कैप कैटेगरी में जाके कर सकता है। अब लेट्स से किसी का टेन्योर 5 से 7 साल का है, वो जाके मिड कैप में इन्वेस्ट कर दे, और किसी उसमें भी लार्ज कैप से थोड़े से ज़्यादा रिटर्न आते हैं, पर रिस्क भी मिड कैप का ज़्यादा है। जिसका टेन्योर 10 ईयर्स से ज़्यादा का है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। स्मॉल कैप सारे स्टार्टअप्स होते हैं, और आपको पता है स्टार्टअप्स में प्रॉफिट बहुत मार्जिन अच्छा होता है, और रिस्क भी ऐसा है, अगर पैसा गया तो ख़त्म, है ना। तो आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज है। क्या होता है मैक्सिमम हम जैसे आजकल सबको जगह चले म्यूचुअल फंड सही है, उसके साथ एक ये भी होना चाहिए म्यूचुअल फंड सही है विद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर आपको उतनी ही नॉलेज हो, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड होता है जिसमें आपका शिफ्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर लार्ज कैप का मार्केट अच्छा जा रहा है तो वो लार्ज कैप में शिफ्ट कर देगा। उनके पास ये अथॉरिटी होती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी, वो इस तरह से शिफ्ट करते रहते हैं। इसके अलावा आते हैं सेक्टर फंड्स।
मैं कहती हूँ, मैंने जब बोला था ना आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो ख़राब से ख़राब म्यूचुअल फंड भी आप 15 साल के टेन्योर में देखो ना, आपको 15% का रिटर्न कहीं नहीं जाता। मैं कहती हूँ गंदे से गंदा म्यूचुअल फंड। अच्छा। मेरे क्लाइंट थे, अभी उन्होंने 2019 में इन्वेस्ट करा पैसा करीब 5 लाख रुपए, और बाई चांस वो इन्वेस्ट करके भूल गए, मेरे को भी नहीं याद रहा क्योंकि होता है, और बीच में मेरा जॉब का हो गया था सीन, तो मैंने भी छोड़ दिया उस चीज़ को। अभी जब मैंने उसने रिवाइव करा तो मैंने उन्हें उनका पोर्टफोलियो भेजा, द अमाउंट टुडे वाज 15 लाख रुपीज़, एंड ही वाज शॉक्ड कि ये पैसा कहाँ से आया। मतलब भाई आपका ही है सर। तो ही सेड कि भाई सही में म्यूचुअल फंड सही है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको घर बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं करना, देखो हम लोग ट्रेडर्स तो है नहीं जो रोज सुबह जाके हाँ, इतना time जाके invest करें। 9 बजे, अच्छा मैं तो बोल रही हूँ कि 9 बजे आप जाके मार्केट पे बैठ जाओ। 9 बजे नहीं बैठना होता, आपको सुबह 6 बजे से रिसर्च करनी होती है कि बाहर की, news हो रही है, हाँ क्या कहाँ हो न्यूज़ रहा क्या हो रही है, बाहर की कौन सी मार्केट घर की क्या करना, तब आप बैठते हो। लास्ट वीक के क्या ट्रेंड्स हैं, Exactly. multiple other options, things. अच्छा उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आज आप ट्रेड करोगे तो मतलब हमने देखा है लोगों को पैसा लगाया 60 लाख रुपए साफ एक दिन में, एक मार्केट डिप में। लेट्स से आप वर्किंग हो, आप कॉर्पोरेट में हो, आपका कोर कॉर्पोरेट है, Exactly. आप ट्रेडिंग के लिए अपना कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं छोड़ नहीं, सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपका कोई बिजनेस है, अगर आपको बिजनेस से लाखों करोड़ों आ रहे हैं, ठीक है ट्रेडिंग करके होगा, बट आप अपना बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते ना ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं भी हायर करो, आपको बैठे बिठाए सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड्स देखने हैं कि ये वाले म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स अच्छे हैं, और आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर दो, आप 10 साल छोड़ दो उसको, और बीच बीच में रिव्यू करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ही छोड़ दो, रिव्यू करना ज़रूरी है, आप उसे छोड़ दो। और उसके बाद आपको अगर बैठे बिठाए 15% का मैं मिनिमम रिटर्न बोलती हूँ लार्ज इसमें स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे फंड्स में, ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो क्या चाहिए और। Exactly. ज्योतिका जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल, जैसे आपने बताया कि मतलब कोई एक्सपर्ट नहीं है तो यार वो म्यूचुअल फंड शायद ना कर पाए क्योंकि आपको उसके लिए टाइम डिप्लॉय करना पड़ेगा। द पॉइंट, कोई जॉब पे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करने के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स है, म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करने के अलग रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा सॉर्टेड है म्यूचुअल फंड्स कंपैरेटिवली। तो आप कैसे मतलब एडवाइस करेंगे, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी? ठीक है, देखो क्या होता है, जब फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी हम इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड इन टुडेज सिनेरियो द बेस्ट थिंग इज़ आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड इनिशियली अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाइए। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करें या किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो इनका अलग अलग कंपनी, जैसे आपकी ICICI होगी, HDFC होगी, एक बार आप सॉर्ट कर लीजिए आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी कंपनीज मैं कहूँगी अच्छी हैं, बट आप जैसे valueresearch.com है या moneycontrol.com है, इस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि टॉप 10 फंड्स कौन से हैं या क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं चाहते, ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी में जाइए, या फिर उनके ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाइए। वो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है वहाँ पे, नो योर क्लाइंट का जो है वो रिक्वायरमेंट है, KYC बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है, वो कुछ नहीं, वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आपका एक फ़ोटोग्राफ, एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और आपका एक पैन कार्ड का कॉपी, ये 3 चीज़ें, एक सिग्नेचर, वो सबमिट कर लेंगे अपने आप करके। उसके साथ आपको वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। उसमें आपका जो भी अमाउंट का चेक है वो एक चेक लगेगा, और भी जो भी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे बता के सबमिट करवा देंगे। अब ये तो हमारी जो है पेपर फॉर्मेलिटीज़ जो है, एक बार आपका एक चीज़ है, एक बार आपका KYC कहीं पे भी हो जाएगा, वो आपका पैन म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है वो सब में एप्लीकेबल होगा, आपको दोबारा कहीं नहीं करवाना, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे हम म्यूचुअल फंड कैसे करें, कौन सा ऑप्ट करें, क्या मेरी सैलरी है, लेट्स से मैंने बताया जैसे मैं 50,000 का अगर कमा रही हूँ, मुझे मेरा सरप्लस 10,000 का आ रहा है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, या तो मैं 3-3 हज़ार करके 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक लार्ज कैप ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया और एक सेक्टर फंड ले लिया, ठीक है। या फिर मैं 5-5 हज़ार करके 2 जगह, पूरा पैसा एक जगह नहीं डालना है,
आपको डाइवर्सिफाई करके आपको डालना है, पहली चीज़ है। अब जैसे 5-5 हज़ार के बाद मैं हर महीने, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सैलरी आएगी 10,000 जाएगी मैं फिर जाके इन्वेस्ट करूँगी, उसके लिए एक ऑप्शन है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बहुत चलता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट होता है हमारा, कि आपके अकाउंट से हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, वो आपको वहीं पे जो कंपनी है वहाँ जाके आपको एक मैंडेट होता है वो साइन करना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन भी है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कर लेते हैं। पहले आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालिए कि इतना मुझे करना ही करना है, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में शुरू हो सकते हैं। नहीं तो आप ये सोचोगे कि पहले मैं एक्सपेंसेस निकालूं फिर सेविंग निकालूं, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद लेट्स से मेरे पास कहीं से लमसम पैसा आया, अब मैं वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो वो मैं लमसम भी इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। आप फंड्स आइडेंटिफाई कर लो, आपका कितना टेन्योर है, आप कितने टाइम मार्केट में रहना चाहते हो, या उस पैसे की ज़रूरत आपको कितने साल बाद पड़ेगी, तो आप आइडेंटिफाई कर लो और उसके हिसाब से आप जो है आप उस फंड को जाके इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, द पॉजिटिव पार्ट इज़ लिक्विडिटी, जो हम बोलते हैं, जैसे हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में या रियल एस्टेट में, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी का बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर आज मुझे अभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कहाँ बेचने जाऊँगी, बायर मिलेगा नहीं, मिलेगा उतना रेट मिलेगा नहीं। बट म्यूचुअल फंड में ये चीज़ है, अगर मुझे आज पैसा चाहिए, मेरे एक क्लिक पे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके अलावा हमने बात करी SIP, हमने बात करी लमसम की। इसके अलावा लेट्स से मैंने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे लग रहा है कि ये स्कीम मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, इसमें एक ऑप्शन होता है स्विच का। स्विच मतलब आप एक फंड से दूसरे फंड में एक आपको फॉर्म लगेगा या आपको एक एप्लीकेशन होगी, ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। अच्छा, एक मैं चीज़ बताती हूँ, लेट्स से मैंने आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे, मैं एक फ़िगर दे रही हूँ, ये एक्चुअल फिगर है, आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे, आज से 30 साल बाद मैंने ये पैसा इन्वेस्ट करा अपने रिटायरमेंट के लिए। नॉमिनल सा अमाउंट है 5,000, अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो 5,000 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 इन्वेस्ट करे, 30 साल बाद 15% के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपए मेरे कॉर्पस होगा, और मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अपना SIP स्टेप अप पे लगा दिया, 10% के हिसाब से कितना कॉर्पस होगा आप बताओ? नो आइडिया, मतलब मेरे को तो हम नहीं पहुंच पा रहे उस नंबर पे। 8.5 करोड़ का कॉर्पस है। फिर ये बड़े नंबर लोगों को लगता है पता नहीं होता। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़। आपको कुछ करना नहीं है। अब मेरा रिटायरमेंट आ गया, ठीक है, रिटायरमेंट आ गया, अब मुझे पैसा चाहिए, उसमें भी एक ऑप्शन है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लेट्स से मैंने 20,000 का अमाउंट लिखा, तो 20,000 मेरा पैसिव इनकम है। अब इस पे भी एक फिगर देती हूँ, किसी ने 20 साल तक 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे कॉर्पस में, अब वो चाहता है अगले 20 साल तक 20,000 रुपये निकालता रहे, ठीक है। आप सोचो उसके पास कितना पैसा बचा होगा, 8 करोड़ रुपये अभी भी उसके पास बचा हुआ होगा। सही है। म्यूचुअल फंड में लोग क्या सोचते हैं, मैं 3 साल टिक जाऊं, 10 साल टिक जाऊं, ये छोटा गेम नहीं है, कंपाउंडिंग है। पैसा आप कितना डाल रहे हो, 50,000 60,000 मैटर नहीं करता, आप छोटे अमाउंट पे भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। रीज़न बीइंग आप लंबे टाइम तक रहो। नॉर्मली लोग जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, बर्थ सेरेमनी होती है, मुंडन होता है, कितना लाखों खर्च कर देते हैं। आप थोड़ा सा अमाउंट अगर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए उसी टाइम सिक्योर कर दो तो आप कहाँ पे खड़े करोगे। ये मतलब लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है ना, नहीं है इस चीज़ को लेके, और हमारा एजुकेशन सिस्टम ये सिखा भी नहीं रहा है। आपको किसी भी बुक्स में फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी आप बोल रहे थे कि मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। आई वाज लुकिंग एट एन आर्टिकल बता रहा था कि 1981 में इंडिया में केवल 1.5% पॉपुलेशन इंडिया का इन्वेस्टमेंट करता था स्टॉक्स में। आज ये रेशो बहुत बड़ा होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी यूजिंग मोबाइल, सबके पास है। आज भी ये रेशो 3 to 5% के बीच में ये सिर्फ। अब जब हम इंडस्ट्री की बात कर ही रहे, म्यूचुअल फंड की बात हुई, SIP की भी बात हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, लेकिन उनके दिमाग में ना बहुत सारे मिथ्स है, ठीक है, स्कैम्स को लेकर। वो कुछ स्कैम अलर्ट, क्योंकि कोई जब भी कोई इंडस्ट्री आती है इंडिया में अपने साथ स्कैम भी लेकर आती है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखो, पहला तो जो मिथ मुझे समझ में जो लोगों से आता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं म्यूचुअल फंड में जा सकूं, तो सबसे पहला कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास XYZ अमाउंट है, आप कर सकते हो। सेकंड, मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में डाला तो रिस्की है, डूब जाएगा। मैक्सिमम लोगों का यही है।
मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने 15 लाख की एफडी कराया ना, लेट से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है, अगर देखो स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, तो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम स्टॉक बैंक का हमने सुना भी था। तो आपको वो सिर्फ 5 लाख रुपए देगा, आपका बाकी सारा पैसा गया, आप नहीं क्लेम कर सकते, तो पैसा तो आपका वहाँ पे भी डूबेगा, ठीक है। और देखो म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनीज होती हैं जो आप हम चला रहे हैं, सुबह कोलगेट यूज़ करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी BSC जिससे आ रही है, हमारा AC जो यूज़ कर, यही तो FMCG हो गई, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, थर्मल कंपनीज हो, यही सारी तो कंपनीज है, हम ही तो चला रहे हैं ना, हम इसका यूज़ बंद कर देंगे क्या? नहीं ना, फिर कहाँ जाएंगी कंपनीज। तो म्यूचुअल फंड पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप लॉन्ग टर्म में रहो। अब क्या होता है, सेक्टर फंड जो होते हैं बड़े रिस्की फंड्स होते हैं, क्योंकि एक सेक्टर अगर नीचे गया तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो सेक्टर फंड में भी आपको टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे आपको साइकिल देखनी पड़ती है कि अभी ये सेक्टर बूम में है या नहीं है, या क्या है। जैसे अभी आप देख लो सोलर पैनल्स का बहुत चला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो वाला सेक्टर अभी बूम करेगा, तो अभी लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे है। उसके बाद एक मिथ जैसे ये होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी तो चोर होती है, ये कमीशन खाती है, इसके जो ब्रोकर्स होते हैं वो चोर होते हैं। बट जिन लोगों को नहीं पता, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं ना, उसमें 2 प्लान्स होते हैं, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा म्यूचुअल फंड से खरीद रहे हो, रेगुलर है वो वाया आप किसी ब्रोकर के, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ले रहे हो। दोनों में मैंने बताया कि डायरेक्ट तो फिर आप होलसेल रिस्पॉन्सिबल हो, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिसर्च भी आप करोगे, आप उसकी सर्विस का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लेट्स से नॉमिनी चेंज करना है, आपका कभी बैंक चेंज हुआ करना है, वो आपको खुद जाके करना पड़ेगा। बट जब आप ब्रोकर हायर करते हो, वो आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो या फिर किसी अच्छे एडवाइज़र के पास जाते हो, वो ये सारी आपको घर बैठे सर्विस देता है। आप वर्किंग ऑफ नहीं जा सकते, वो संडे को आपके घर आके आपकी हेल्प करके देगा, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग, संडे को कोई म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए नहीं खोल के बैठेगा। अब चोर वाली अगर मैं बात बोलूं, जैसे बोलते हैं, तो भाई चोर तो फिर सभी हैं। आपके पास जो रिटेल का, आपकी जो परचून की दुकान वाला, वो भी तो मिडलमैन है, वो भी तो खा रहा है, वो भी चोर है। जो कंपनी MRP लगा रही है 150 रुपये का, प्रोडक्ट बना रही है 20 रुपये की, वो भी चोर है। फार्मा कंपनी में 75% का मार्जिन होता है, तो वो भी चोर है। तो बेसिकली बात ये, आप अगर किसी की सर्विस ले रहे हो तो वो तो चार्ज करेगा ना। तो इसलिए लोगों का ना माइंडसेट सारा डेवलप नहीं हुआ कि वो जो सर्विस के चार्जेस देने के लिए ना, अभी लगता है लोगों को ना कि यार ये तो कोई भी बता देगा, जी ये तो इनको तो बता ही देना चाहिए, इसके क्या पैसे, लोगों का अभी माइंडसेट ये है। दूसरा, म्यूचुअल फंड को ऐसे बोला जाता है कि अरे कंपनी भाग गई तो, या कल को कंपनी वाइंड अप हो गई, चली गई तो। इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं सेबी के, आप मान नहीं सकते। जब हम पेपर वर्क करते हैं ना, हमें क्लाइंट की एप्लीकेशन पे पेन चलाने तक की परमिशन नहीं है कि आप क्लाइंट के उस पर पेन तक नहीं कर सकते, जो करेगा वो क्लाइंट करेगा। ये तो एक पार्ट पे है। इसके अलावा सेबी के जितने नॉर्म्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी का KYC, जो मैंने बोला, इनकम्प्लीट है, डन। अब KYC में भी एक चीज़ क्या है, अगर किसी का KYC बन रहा है ना, तो वो बंदा सामने प्रेजेंट, अगर राहुल सर मेरे सामने बैठे हैं ना, तो मैं इनका KYC बना के तभी स्टैंप लगाऊंगी, नहीं तो KYC नहीं बनेगा। फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, इन पर्सन वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो उसके बिना नहीं हो सकता। इतने स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स हैं। किसी का फंड है, आपका फंड अगर कोई साथ में जॉइंट होल्डर भी, तो कॉल जाता है प्रॉपर कि आपके फंड्स निकल रहे हैं, आपने निकाले हैं। तो नॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि केसेस हुए हैं पहले ऐसे, यानी कि सेबी के पास जो जब नए केसेस आते हैं ना, वो अपने अंदर अमेंड्स तो करते हैं। एग्जैक्टली, अमेंड करती रहती है चीज़ें। तो ज्योतिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्विकली ऑडियंस के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक बार बता दीजिए दोबारा। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग बताती हूँ। अगर हम रिस्क नहीं ले सकते तो गो विद FD, पोस्ट ऑफिस, 7 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन कवर हो जाएगा इतने में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स देते हैं, डिपेंड ये करता है आप कौन सा म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट ले रहे हो, वो आपको एक बार नॉलेज लेके या किसी की एडवाइस लेके ही लेना है। इसके बाद जो अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड के अलावा रियल एस्टेट होता है, देन स्टॉक्स है। स्टॉक का मैं यही बोलूँगी, जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग करें, बट जो इन्वेस्टर है तो स्टॉक मार्केट में भी लॉन्ग टाइम मैटर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको स्पेसिफिकली आपके रिक्वायरमेंट देख के आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही सजेस्ट कर सकता है कि क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक इंडिविजुअल आता है, हर इंडिविजुअल का सिनेरियो अलग है, किसी की फैमिली बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की सैलरी कम है, ज़्यादा है, किसी कोई और फ्यूचर गोल्स है, तो वो आपको एक प्रॉपर प्लान बना के आपके गोल्स को अचीव करने के लिए उस तरह के रिटर्न्स देता है। तो बेस्ट मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जा सकते हो तो वो आपका प्रॉपर प्लान बना के देगा, कोई एक अच्छा हो, नोन हो, सर्टिफाइड हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग।
चलिए अब पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि अगर वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस किस चीज़ों का ध्यान रखें। कभी भी कोई अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वैसे तो यही होता है नॉर्मली कि अगर जब भी आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं तब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करिए। अपने एक्सपेंसेस को बाद में, पहले अपनी सेविंग्स को एक बाइफिकेट कर दीजिए कि मेरी इतनी सेविंग्स है और मेरे ये एक्सपेंसेस है, तो आपको एक डिसेंट अमाउंट निकाल के वो करना है। एक बार आपका वो सॉर्ट हो जाता है, फिर आप ये देखिए कि आपकी गोल्स क्या हैं। जो भी गोल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका इंस्ट्रूमेंट चूज़ करिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट जो टाइम होता है वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट होगा। बाकी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। इसके अलावा जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक नहीं होती, इसके बाद हमारी टैक्स प्लानिंग भी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा निकालेंगे उस पर टैक्स भी लगेगा, जो पैसा बढ़ रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा, तो आपकी टैक्स प्लानिंग होनी ज़रूरी है। और टैक्स प्लानिंग के अलावा आपका आता है फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का होता है कि आज तो आप कमा रहे हो, कल को जब नहीं कमाओगे तो क्या आप यही वाले एक्सपेंसेस में आराम से कंफर्टेबली रह सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी हो गई। लास्ट आता है एस्टेट प्लानिंग। बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि प्रॉपर्टी के पीछे जैसे कितने झगड़े होते हैं। हम लोग नॉमिनी तो डाल देते हैं बैंक में, म्यूचुअल फंड में, बट आप एक बात याद रखो, आप नॉमिनी सिर्फ एक इंश्योरेंस के अलावा कहीं पे भी आपने अगर नॉमिनी डाला है वो नॉमिनी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। लेट्स से मेरे 2 बेटे हैं, मैंने एक को प्रॉपर्टी सारी दे दी कि यही होगा, बिल नहीं बनाया, नॉमिनी में डाल के छोड़ दिया कि यही है, या म्यूचुअल फंड इसी के नाम सारा कर दिया, वो पैसा तो उसके अकाउंट में चला जाएगा पर मेरा दूसरा बेटा उस पर क्लेम कर सकता है। इसलिए एस्टेट प्लानिंग के अंडर आपको एक विल बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसमें भी एक प्लानिंग होती है कि आप कैसे अपना फंड इकट्ठा करें और उनके लिए छोड़ के जाएं। तो यही है, इस तरह से आप अपनी पूरी फाइनेंशियल जर्नी ईज ऑफ से कर देंगे। क्विक और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे ना भागें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हाँ पेशेंस रखें एंड हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ज्योतिका जी थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड साथ ही साथ अब पॉडकास्ट के एंड पे हम ऑलरेडी हैं। आई होप कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आई बिलीव कि आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी अब पहुंच चुकी होगी और आप देर ना करें, म्यूचुअल फंड जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अगर आप ज्योतिका जी से एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी पूरी डिटेल्स मेंशन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को इनके साथ भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आके ऑडियंस के साथ कुछ वैल्यूएबल शेयर कर सकते हैं तो वी आर इनवाइटिंग यू टू आवर पॉडकास्ट। विजनरी वॉइस बॉक्स आपके लिए वेट कर रहा है और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।